टॉपिक को हमने ना 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप अब पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन, डिस्कवरर, सेंट्रलाइजेशन और बेसिक कंसेप्ट, सेकंड में असेसमेंट, सिंड्रोम्स एंड ट्रीटमेंट एंड थर्ड में गोल्स, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि मैकेंजी टेक्निक या मैकेंजी मेथड ये होता क्या है। तो बच्चों ये ना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम पेशेंट का जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस भी करते हैं और उसको हम फिर ट्रीट भी करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम असेसमेंट भी कर रहे हैं, उसको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज भी कर रहे हैं और एंड में उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो ये होल एंड सोल एक कंप्लीट पैकेज है फॉर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये जो मैकेंजी टेक्निक है बच्चों, इसको हम मैकेनिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में MDT। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, इसको डिस्कवर किसने किया? तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इनका नाम है रॉबिन एंथनी मैकेंजी। अब इनका सरनेम मैकेंजी है, तो इन्हीं के नाम पे ये टेक्निक फेमस है, दैट इज द मैकेंजी टेक्निक। तो इन्होंने MDT को या फिर मैकेंजी टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था इन द 1950s और ये एक थेरेपिस्ट थे, फिजिकल थेरेपिस्ट थे फ्रॉम न्यूजीलैंड। और इनकी जो ये बच्चों ये अप्रोच जो इन्होंने नई शुरू करी थी ये पॉपुलराइज हुई थी अराउंड 1985 और ये वर्ल्ड वाइड यूज होने लग गई थी फ्रॉम द 2000s, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ है अबाउट कि ये जो मैकेंजी टेक्निक है ये किसने कहाँ पे कैसे शुरुआत हुई इसकी। अब ये क्या है बच्चों, ये जो मैकेंजी टेक्निक है ये एक एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको और मेरा मन किया, हमने कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट किया, करके देखा और हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं। इस टेक्निक के ऊपर बहुत सारे आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे कि ये जो टेक्निक है ये इफेक्टिव है। ये जो प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है मैकेंजी के द्वारा वो एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को हम एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, स्पाइन की और एक्सट्रीमिटीज की। दूसरा पॉइंट जो है बच्चों यहाँ पे ये एक रिलायबल और प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। यानी कि रिलायबल है, आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो कि अगर आपने इसके प्रॉपर स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो ये आपको ना अच्छे रिजल्ट्स देगी, आपके पेशेंट को बेनिफिट होगा। और ये प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें तामझाम है कि आप कर ही नहीं पाओ, इजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्यों ये इतनी रिलायबल और प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि इसमें जो पेशेंट की नीड्स है ना बच्चों, पेशेंट क्या चाहता है, उसको नहीं पता मेरे कौन सी टिश्यू में प्रॉब्लम है, मेरी कौन सी नर्व में प्रॉब्लम है, उसको उसका दर्द दिखता है और वो चाहता है कि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हम उसी चीज को एक प्रायोरिटी मान के चलते हैं, ठीक है। तभी यहाँ का जो सबसे पहला स्टेप है हम पढ़ेंगे, इट इज द असेसमेंट। हम पेशेंट को पहले असेस कर रहे हैं इस टेक्निक के अंदर। अब बच्चों टर्म्स यूज्ड इन MDT, तो MDT यानी कि मैकेंजी टेक्निक में आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में जाने से पहले हमें दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पहली है सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन और दूसरी टर्म है डायरेक्शनल प्रेफरेंस। अब ये सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन होता क्या है? तो बच्चों आपने जैसे देखा होगा या फिर अपने घर में या आसपास में या फिर अगर आपने पेशेंट्स देखे हैं तो आपने देखा होगा वो कहेंगे कि हमारे ना कमर में दर्द होता है और कमर का दर्द जो है वो पैरों तक जा रहा है, या फिर गर्दन में दर्द है और गर्दन का दर्द ना हाथों तक जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो पेन है वो कमर से शुरू हुआ और नीचे पैरों तक गया, ठीक है। तो इस टर्म को हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन, यानी कि जो आपका पेन है वो स्पाइन से यानी कि कमर से दूर होता हुआ कहाँ पे गया, लिम्स में। तो ये जो चीज होती है बच्चों ये एक नेगेटिव इंडिकेटर होता है, मतलब ये चीज अच्छी नहीं होती। अगर ऐसी चीज हो रही है किसी पेशेंट के साथ, मतलब उसका जो इलाज है या तो वो ढंग से नहीं हो रहा या फिर जो उसकी बीमारी है वो ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता। दूसरी तरफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है
कि जैसे कमर में दर्द था, पैरों में दर्द जा रहा है, बट अब क्या है ना, वो जो दर्द है वो धीरे धीरे पैरों में से कम हो रहा है, यानी कि अब जो दर्द है वो सिर्फ कमर तक ही सीमित है, पैरों में नहीं जा रहा। तो ये जो टर्म होती है बच्चों, ये होती है सेंट्रलाइजेशन। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि ऐसे याद रखो कि सेंटर तक ही आपका दर्द है सिर्फ, यानी कि कमर तक ही दर्द है, नीचे हाथों या पैरों में नहीं जा रहा। पेरिफेरलाइजेशन में पेरिफेरीज में भी जा रहा है, एक्सट्रीमिटीज में भी आपका दर्द जाएगा, स्पाइन से ओरिजिनेट होता हुआ। तो इसमें बच्चों जो सेंट्रलाइजेशन होता है ना, ये एक अच्छा प्लस साइन इसको हम बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि आपका जो फंक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो मैकेंजी की जो बच्चों अप्रोच है ना, वो सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करती है कि हमें जो हमारे पेशेंट के सिम्टम्स है ना, उनको सेंट्रलाइज करना है। तो ये भी एक इसकी बेसिक जिसे कहते हैं ना जड़ है, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि हमें सेंट्रलाइजेशन करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो। ठीक है, पहले जो पेशेंट है उसका जो पैर में दर्द जा रहा है पूरा कमर से, और धीरे 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 वो सिर्फ कमर तक ही लोकलाइज रह रहा है, नीचे पैरों में नहीं जा रहा। राइट। अब बच्चों ये दूसरी जो टर्म है उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रेफरेंस। अच्छा, अब देखो, इसको मत पढ़ो, अभी जो मैं आपको बोलती हूँ वो सुनो। आपने कभी देखा होगा या फिर सुना होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे मान लो अगर हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन हम ले लेते हैं जिसमें मुझे उस दर्द में आराम पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गर्दन में दर्द है, मैं गर्दन को पीछे कर रही हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, बट अगर मैं गर्दन को आगे झुका के बैठ रही हूँ तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है उस चीज में, है ना। तो ये जो मैं गर्दन को नीचे झुका के बैठ रही हूँ और मुझे आराम मिल रहा है, इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रेफरेंस। मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाया है ये। ठीक है, अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो इट इज अ फिनोमेना दैट अकर्स इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स व्हेन वन स्पेसिफिक मूवमेंट कॉजेज एन इंप्रूवमेंट इन पेन, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ और फंक्शन। ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट जो करने से आपको पेन जो है आपका वो कम हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो रही है और आपका फंक्शन इंप्रूव हो रहा है, तो उस पोजीशन को या फिर उस मूवमेंट को हम कहते हैं बच्चों डायरेक्शनल प्रेफरेंस। ये टर्म या फिर ये चीज पहली बार किसने डिस्क्राइब करी थी? रॉबिन मैकेंजी ने ही करी थी। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड सिम्टोमैटिक एंड फंक्शनल आउटकम्स इन स्पाइनल एंड एक्सट्रीमिटी डिसऑर्डर्स। अब बच्चों ये टर्म जो है, और सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन, ये दोनों टर्म्स, तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी मैकेंजी कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने आपको यही क्लियर कर दिए हैं, आगे इनका कहाँ यूज आता है अभी हम वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। So exercises are indicated based on the directional preference and their indication is the same direction of directional preference. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, मैं उसके ऊपर मैकेंजी टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने उसका जब पूरा असेसमेंट वगैरह सब मैं कर लूंगी उसका, तो मैं उसको जो एक्सरसाइजेस प्रेस्क्राइब करूंगी वो किसके ऊपर बेस होगी? डायरेक्शनल प्रेफरेंस के ऊपर। यानी कि जिस रेंज में या फिर जिस मूवमेंट में उसको आराम पड़ता है, उसका पेन कम होता है, उसकी रेंज इंप्रूव होती है, उसी के हिसाब से मैं उसका डायरेक्शनल प्रेफरेंस सेट करूंगी। ठीक है, डायरेक्शनल प्रेफरेंस इज नथिंग बट अ मूवमेंट, और उसके बाद उसी के बेसिस पे मैं उसको एक्सरसाइजेस दूंगी। सो दिस इज हाउ डायरेक्शनल प्रेफरेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मैकेंजी मेथड। अब आता है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीटी, कि इसकी जड़ क्या है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है क्या। तो बच्चों जब हम मैकेंजी का मेथड यूज करते हैं ना, तो हमें एज अ थेरेपिस्ट हमें प्रॉब्लम भी पता चल जाती है, वो प्रॉब्लम किस कैटेगरी की है वो भी पता चल जाता है, और उसको हमें ट्रीट भी कैसे करना है हमें वो भी पता रहता है। तो ये ना पूरा एक मॉडल है जिसके अंदर तीनों चीजें हैं, असेसमेंट भी है, इवैल्यूएशन भी है और ट्रीटमेंट भी है। तो आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है, बट इसकी क्या शर्त है? ये मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में ही हेल्पफुल है, अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द इनिशियल असेसमेंट, यानी कि सबसे पहले मैं पेशेंट का एक इनिशियल असेसमेंट करूंगी।
ठीक है। तो उस असेसमेंट में क्या होगा, मैं पेशेंट से सारी हिस्ट्री लूंगी, उससे मतलब स्पेशल टेस्ट या फिर स्पेशल मूवमेंट्स करवाऊंगी जिससे मुझे उसकी डायरेक्शनल प्रेफरेंस पता चलेगी। ठीक है। तो इसके दौरान क्या होता है, जो एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं जैसे कि एमआरआई वगैरह, वो ऑफन अननेसेसरी होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कैसे, अब ये कैसे का काम कर रहे हैं हम, कि पेन कैसे कम हो रहा है, कैसे काम करता है ये। सो द मैकेंजी मेथड एम्फसाइजेस द सेंट्रलाइजेशन फिनोमेना। ये हम बात कर चुके हैं कि मैकेंजी का जो मेन जड़ है, किस पे एम्फसाइज करता है मैकेंजी का कॉन्सेप्ट, पूरा सेंट्रलाइजेशन के ऊपर, कि हमें जो दर्द है वो उसका सेंटर में लेके आना है, पेरीफेरी तक नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर जा भी रहा है तो उसे हमें सेंटर तक लेके आना है। ठीक है। So the treatment is done through targeted repetitive movement. The pain migrates back towards the spine. तो इसमें हम जो जैसे उसका दर्द है वो कमर से नीचे पैरों तक जा रहा है। एक मरीज आपके पास आया, उसने बोला मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, कमर से लेके मेरा नीचे पैर तक दर्द जा रहा है। ठीक है। अब मैंने सोचा मैं इसके ऊपर मैकेंजी कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगी, तो मेरा मेन एम क्या रहेगा कि पैरों का दर्द कमर तक लेके आओ, पैरों में दर्द नहीं जाना चाहिए। पहला स्टेप मेरा ये रहेगा। ठीक है। तो मैं उसको कुछ ऐसी मूवमेंट्स करवाऊंगी जिसकी वजह से जो उसका दर्द है वो कमर तक वापस चला जाए। ठीक है। और मैं उसको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस और कुछ पोस्चर्स बताऊंगी जो उसे अडॉप्ट करने हैं, जिसकी वजह से उसका दर्द कम हो। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टेप्स इन दी मैकेंजी टेक्निक। तो इसके अंदर बच्चों 3 स्टेप्स होते हैं। कोई पेशेंट अगर आपके पास आएगा और अगर आप उसके ऊपर मैकेंजी टेक्निक अप्लाई करोगे तो आपको ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे फॉलोइंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं ट्रीटमेंट पहले कर रहे हो असेसमेंट बाद में कर रहे हो, या क्लासिफिकेशन पहले कर रहे हो ट्रीटमेंट बाद में कर रहे हो, नहीं। ठीक है, 1 2 3 के ऑर्डर में ही होंगे। पहला इज असेसमेंट, सेकंड इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज द ट्रीटमेंट। तो असेसमेंट की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास पेशेंट आएगा तो ऑब्वियसली आप उसकी डिटेल हिस्ट्री लोगे एक। ठीक है, पूरी हिस्ट्री ले लोगे, फिर आप उसके सिम्टम्स के बारे में, पेन हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री उसकी ले लोगे। उसके बाद आप पेशेंट को ना कुछ सर्टेन मूवमेंट्स कराने को बोलोगे। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक पोस्चर्स डिपेंडिंग कि उसको किस जगह का पेन है आप वो करवाओगे। ठीक है। तो ये जो असेसमेंट है बच्चों, ये बाकी रेगुलर असेसमेंट से कैसे डिफर कर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री तो हम सब मरीजों की लेते हैं, चाहे वो ऑर्थो का हो, न्यूरो का हो, कार्डियो का हो, किसी का ही हो। और स्पेशल टेस्ट भी हमने पढ़े हैं, है ना, ऑर्थो के अंदर। तो स्पेशल टेस्ट मतलब वही स्पेशल मूवमेंट्स वगैरह तो हम उनमें भी कराते हैं। तो यहाँ के असेसमेंट में ऐसा क्या फर्क पड़ता है, ये तो सेम ही रेगुलर असेसमेंट है जो हम करते हैं। तो बच्चों मेन डिफरेंस क्या आता है बाकी सारे असेसमेंट में और मैकेंजी के असेसमेंट में, कि मैकेंजी के असेसमेंट में ना हम रेपिटेटिव मूवमेंट्स करवाते रादर देन अ सिंगल मूवमेंट। ठीक है, अब फर्क समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट के शोल्डर में दर्द है ना, या फिर सॉरी, अगर मान लो किसी के कमर में दर्द है, ठीक है, उसके कमर में दर्द है और कमर का दर्द उसके नीचे तक आ रहा है पैरों में। तो अगर मैं एज अ ऑर्थोपेडिक की उससे सोचूं, है ना, तो मैं क्या करा लूंगी, मैं उसका स्पेशल टेस्ट कराऊंगी। मैं कहूंगी हाँ भाई एसएलआर कर लो, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो एक बार पैर ऊपर उठा फिर दोबारा पैर नीचे आ गया, तो ये एक मूवमेंट हुई, वहीं पे टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगी, है ना। बट अगर मैं मैकेंजी का असेसमेंट कर रही हूँ ना बच्चों, तो मैं रिपीटेड मूवमेंट्स कराऊंगी कि भैया ये मूवमेंट बार बार होती रहनी चाहिए, और फिर मैं एसेस करूंगी कि किस मूवमेंट पे पेन बढ़ा, किस मूवमेंट पे पेन कम हुआ, किस मूवमेंट पे कोई भी चीज नहीं हुई, ना बढ़ा ना घटा। ठीक है, तो ये मेरे को एमडीटी में यानी कि मैकेंजी के कॉन्सेप्ट में करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना ट्रीटमेंट भी यहीं से ढूंढ रही हूँ, असेसमेंट से ही। अगर मेरा असेसमेंट सही नहीं है मैकेंजी में, तो मैं ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ही असेसमेंट से निकल रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्शनल प्रेफरेंस ही तो ढूंढ रही हूँ एक तरीके से यहाँ पे, कि किस मूवमेंट में उसको आराम मिल रहा है और किस मूवमेंट को करने में, किस पोस्चर को अटेन करने में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये असेसमेंट इसलिए डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द असेसमेंट। अब क्या ये असेसमेंट यूजफुल होता है, तो अभी हमने इसका आंसर किया है कि जो मैं रिपीटेड मोशंस करा रही हूँ पेशेंट से,
या फिर जो पोजीशंस वो अटेन कर रहा है, स्पेसिफिक पोजीशंस, उन्हीं को मैं अंडरस्टैंड करके एक तो मुझे नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम है वो उसका नेचर क्या है, ठीक है, और उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम को फर्दर ट्रीट करने में हेल्प कर पाऊंगी और उसी हिसाब से मैं पेशेंट को कैटेगराइज करूंगी कि उसे कौन सा नेचर का प्रॉब्लम है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, और उसी के बेसिस पे मैं उसका ट्रीटमेंट दूंगी। सो इसलिए दिस प्रूव्स टू बी हेल्पफुल। तो बच्चों एम क्या है मैकेंजी का? तो एम ये है कि असेसमेंट का कि हमें वो पोजीशंस और वो मूवमेंट्स ढूंढने हैं ड्यूरिंग द असेसमेंट जो कि पेन को कम करें और फंक्शन को इम्प्रूव करें, ठीक है, जिसकी वजह से एज अ थेरेपिस्ट, एज अ मैकेंजी थेरेपिस्ट, मैं एक अच्छी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकूं, क्योंकि अगर मेरा बेस ही नहीं बना तो मेरा ट्रीटमेंट तो क्या ही होगा, फिर वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट, सो द मूवमेंट टेस्टिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन थ्री थिंग्स। हम बेसलाइन पेन देखते हैं कि उसको बेस में कितना पेन है, मूवमेंट के दौरान उसको कोई पेन एविडेंट है, या फिर जब हम मूवमेंट के एंड रेंज पे चले जाते हैं, बिल्कुल एंड रेंज के मूवमेंट पे हम पहुंचते हैं जब, तब उसको कितना पेन होता है। तो हमें ये तीनों चीजें भी अच्छे से देखनी है। फिर जब आप मूवमेंट करके वापस आओगे, है ना, स्टार्टिंग पोजीशन पे आप वापस आ गए, तो जो क्लिनिशियन है उसको ये पता होना चाहिए कि जो बेसलाइन पेन था मूवमेंट करने से वो कितना इफेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेशेंट को बोला कि आप शोल्डर फ्लेक्शन करो, अपना हाथ उठाओ, ऊपर छत की तरफ लेके जाओ, फिर वापस नीचे लेके आओ। तो जब पेशेंट ने ये मूवमेंट करनी स्टार्ट करी है तो वहां पे मैंने पेशेंट का बेसलाइन पेन नोट करके रखा, ठीक है। फिर पेशेंट ने 5-10 बार शोल्डर फ्लेक्शन का मूवमेंट किया फ्रॉम 0 डिग्री टू फॉर सपोज 160 डिग्री, क्योंकि वो 160 डिग्री तक ही अपना हाथ उठा पा रहा है, उसके आगे वो नहीं ले जा पा रहा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ठीक है। तो वो पूरा हाथ ऊपर गया, फिर पूरा हाथ नीचे लेके आया। तो जब ये उसने 10 बार मूवमेंट कर ली, उसके बाद उसको बेसलाइन पेन कितना हो रहा है, यानी कि अब उसका पेन कैसा है, वो भी मुझे नोट करना है, बड़ा है या घटा है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये मूवमेंट में उसको पेन कम हुआ है और ये मूवमेंट करने से उसको पेन ज्यादा हो रहा है। तो इस लाइन का ये मतलब है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि लोडिंग के टाइम पे यानी मूवमेंट के टाइम पे कोई इफेक्ट ही ना पड़ा हो, या फिर बढ़ गया हो, कम हो गया हो, या फिर जो दर्द था वो सेंट्रलाइज हुआ हो, सेंटर की तरफ गया हो, या और पेरिफेरीज की तरफ गया हो, ठीक है, पेन है वो एबॉलिश हो गया हो एज अ रिजल्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है, बेटर हो या वर्स हुआ हो आफ्टर लोडिंग, एंड रेंज पेन था, ठीक है, ड्यूरिंग लोडिंग, मैकेनिकल रिस्पॉन्स देखेंगे हम कि देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेंज ऑफ मोशन पे, ठीक है, कि क्या असर पड़ा है ROM के ऊपर, पेन रिस्पॉन्स हम इसमें नोट करेंगे, ठीक है, कि वर्स था या बेटर था आफ्टर लोडिंग। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें ध्यान रखनी होती है और हमें नोट करनी होती हैं। So these responses will lead to appropriate conclusion regarding syndrome classification, which then directs the treatment approach. अब देखो यहाँ पे हमने असेसमेंट कर लिया, ठीक है, असेसमेंट पूरा हमने अच्छे से कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ना ट्रीटमेंट नहीं आता सीधा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिंड्रोम क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। तो स्टेप 2 इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम क्या है बच्चों? तो जो हॉलमार्क ऑफ द मैकेंजी मेथड फॉर पेन इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पेन इनटू होमोजेनस सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट डन। अब जो मैंने बच्चों असेसमेंट किया है अब तक अपने पेशेंट का, उसके बेसिस पे, ठीक है, मैंने मतलब मैकेंजी ने 3 ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। तो उन ग्रुप्स में ना उसने कुछ कुछ बातें डाली कि अगर ये फीचर है तो ये वाला ग्रुप है, ये फीचर है तो ये वाला ग्रुप है, और अगर कोई तीसरा फीचर है तो तीसरा ग्रुप आप अलॉट करोगे अपने पेशेंट को, ठीक है। तो जो मैंने असेसमेंट किया है उसमें से मेरे को कुछ फीचर्स पता चले होंगे मेरे पेशेंट के, वो फीचर्स मैं उन तीनों ग्रुप्स में से मिला के देखूंगी और देखूंगी मेरा पेशेंट किस में फिट हो रहा है, उस ग्रुप में मैं अपने पेशेंट को डाल दूंगी, ठीक है। तो मैकेंजी क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चों 3 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, 3 डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम एक ग्रुप होता है
sign and symptoms that occur together and categorize a particular abnormality. ये ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, सिंड्रोम की डेफिनेशन दे रखी है मैंने यहाँ पे, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी कि साइन, सिम्टम्स और सिंड्रोम में क्या फर्क होता है। तो हम बात करते हैं 3 सिंड्रोम्स की। तो ये है वो 3 सिंड्रोम्स बेटा जो मैकेंजी ने दिए हैं, डीरेंजमेंट, डिसफंक्शन एंड पोस्टरल। इनमें से अगर मैं आपको बोलूं तो जो डीरेंजमेंट सिंड्रोम होता है ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा आपको यही दिखने को मिलेगा, और जो पोस्टरल सिंड्रोम है ये सबसे कम होता है। ठीक है, so each syndrome has unique characteristics. Correct identification of the syndrome will lead the clinician directly to the proper mechanical ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आपने सही ग्रुप चूज कर लिया, सही सिंड्रोम चूज कर लिया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप सही बढ़ रहे हो। बट अगर आपने गलत चूज किया तो पेशेंट को बेनिफिट नहीं होगा। तो पहला है बच्चों दी अरेंजमेंट सिंड्रोम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड पेन सिंड्रोम, और इसका प्रेवलेंस मतलब अगर मैं मैकेंजी मेथड 100 लोगों पे अप्लाई कर रही हूँ ना बच्चों, तो 78 केसेस मुझे डी अरेंजमेंट सिंड्रोम के ही मिलेंगे। अब ये सिंड्रोम होता कैसे है, व्हाट इज द कॉज? सो इट इज कॉज्ड बाय एन इंटरनल डिसलोकेशन ऑफ द आर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि आर्टिकुलर टिश्यू है उसका इंटरनली डिसलोकेशन हुआ। दिस इंटर्न, अब इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल डिसलोकेशन की वजह से देयर इज डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट सरफेस। तो यानी कि जो जॉइंट सरफेस थी उनकी अब नॉर्मल पोजीशन नहीं रही, नॉर्मल से कुछ ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, जो आपका कैप्सूल है वो भी डिफॉर्म होना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ जो सपोर्टिव लिगामेंट्स थे उनमें भी एबनॉर्मलिटी आने लग गई। सो डीअरेंजमेंट यानी कि जो अरेंजमेंट था ना अंदर आपके आर्टिकुलर टिश्यूज का वो सारा हिल गया है, इसलिए इसका नाम है डीअरेंजमेंट सिंड्रोम। सब कुछ डीअरेंज हो गया, सब अरेंज नहीं है, डीअरेंज हो गया। So this dearrangement will both generate pain and obstruct the movement in the direction of the displacement. तो अब इस dearrangement से दो चीजें होंगी, पेन हो जाएगा वो तो हमें पता ही है, और जो आप मूवमेंट कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में नहीं हो रही, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, रुक रही है। So pain is typically elicited by provocative assessment movements such as flexion or extension of the spine. तो कुछ मूवमेंट करने से, जिनको हम प्रोवोकेटिव मूवमेंट्स कहते हैं, वो करने से जो पेन है वो और बढ़ जाएगा पेशेंट का। So the centralization and peripheralization of symptoms can only occur in the dearrangement syndrome. तो ये बच्चों जो ये दो टर्म्स हैं ये खाली dearrangement syndrome को ही अप्लाई होती हैं, बट क्योंकि dearrangement syndrome इतना कॉमन है कि इन टर्म्स को हमें पढ़ना जरूरी है। इसीलिए जो ट्रीटमेंट होता है डीअरेंजमेंट सिंड्रोम का वो फोकस करता है रिपीटेड मूवमेंट इन अ सिंगल डायरेक्शन दैट कॉजेस डिक्रीज इन पेन, यानी कि वही डायरेक्शनल प्रेफरेंस की जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में। स्टडीज ने बच्चों ये भी बताया है कि 67 to 85% ऑफ सेंट्रलाइजर्स डिस्प्ले द डायरेक्शनल प्रेफरेंस फॉर अ स्पाइनल एक्सटेंशन, यानी कि 100 में से 67 to 85% 85 लोगों ने क्या डायरेक्शनल प्रेफरेंस दी है, अपनी स्पाइनल एक्सटेंशन। ये एक रीजन है बच्चों जो कि एक्सप्लेन करता है कि मैकेंजी एक्सरसाइजेस को ना हम कॉमनली स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी बोल देते हैं। ठीक है, सिनोनिमस कर दिया हमने उसको कि भैया मैकेंजी का मेथड है तो मतलब स्पाइनल एक्सटेंशन ही हर बार कराना है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को स्पाइनल एक्सटेंशन करने से आराम मिलता है, इसका मतलब ये नहीं हर किसी को स्पाइनल एक्सटेंशन करने से आराम मिलेगा। कुछ कुछ को स्पाइनल एक्सटेंशन करने से दर्द बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी है स्पाइनल एक्सटेंशन, पर ये नहीं है कि यही होता है हमेशा। तो सिनोनिमस इसको बना दिया है विद स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, बट आपको जब ये करना है तो आपको देख के करना पड़ेगा। अब बच्चों दूसरा सिंड्रोम है उसे हम कहते हैं डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन कॉज्ड बाय मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरली इम्पेयर्ड टिश्यूज। तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन जो होगा बच्चों वो 3 तरीके से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई डीजेनरेटिव प्रोसेस है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब मैकेनिकल डिफॉर्मेशन क्या लीड करेगा, उसकी वजह से क्या होगा,
देयर विल बी टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी स्कारिंग, अधेशन या फिर एडेप्टिव शॉर्टनिंग। इसका हॉलमार्क क्या होता है डिसफंक्शन सिंड्रोम का कि देयर इज अ लॉस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट बिल्कुल खत्म, एंड पेन एट द एंड रेंज ऑफ मोशन। जब आप एंड रेंज ऑफ मोशन पे जाते हो तो आपका पेन आ जाता है, बट जैसे ही मैकेनिकल लोड हटेगा तो आपका पेन हट जाएगा। इसीलिए हमने जब हम बात कर रहे थे पहले स्टार्टिंग में, तो हमने ये कहा था कि आप 10 से 12 बार रिपीटेड मूवमेंट्स कराओगे और उसके बाद आप दोबारा बेसलाइन पेन को देखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, तो वो इसीलिए था ताकि आप अच्छे से कैटेगराइज कर सको कि कौन सा सिंड्रोम में आपका पेशेंट आ रहा है। सो दिस सिंड्रोम में अकर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और साइड ग्लाइडिंग डायरेक्शंस। So this dysfunction is named for the direction that is limited. For example, अगर किसी individual की flexion direction है या फिर जो flexion की range of movement है वो limited है, ठीक है, वो नहीं हो रही because there is loss of motion ना यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे flexion dysfunction। अगर किसी की extension वाली movement नहीं हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे extension dysfunction। अब बच्चों लास्ट जो सिंड्रोम है वो है पोस्चरल सिंड्रोम। अब पोस्चरल सिंड्रोम जो है ना बच्चों, वो बाकी दो सिंड्रोम से थोड़ा लेस कॉमन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस सिंड्रोम की कि इसमें पेन तो ऑब्वियसली होता ही है, बट presence of pain only when normal tissue is deformed over a prolonged period, such as by sitting in slouched posture। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अब अगर आप कोई घटिया पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हुए हो ना, जो आपकी स्पाइन को या बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो उस वजह से जो पेन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल पोस्चरिंग यू हैव डन, उसे हम कहते हैं पोस्चरल सिंड्रोम। अगर ये आपकी जो एबनॉर्मल पोस्चर है ये कंटिन्यू रहता है काफी टाइम तक, तो ये लॉन्ग टर्म में ना बच्चों डीअरेंजमेंट या फिर डिसफंक्शन सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्विक समरी दे देती हूँ तीनों की, ठीक है, क्योंकि बहुत एकदम हौच पौच हो गया होगा। तो डीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, जो इंटरनल डिसलोकेशन हो रहा है, यानी कि अरेंज था पहले सब कुछ बट अब सब डीअरेंज हो गया, यानी कि जो आपका आर्टिकल टिश्यू है उसका इंटरनल डिसलोकेशन हो गया, जिसकी वजह से जो आपका कैप्सूल था वो अलग तरीके से मुड़ गया, जो जॉइंट सर्विसेज थी वो नॉर्मल से हट गई, ठीक है, जो लिगामेंट्स थे वो अलग तरीके से हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से पेन और आपका जो मूवमेंट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। डिसफंक्शन में क्या हुआ, कोई ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन या डीजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिसने आपके सॉफ्ट टिश्यूज को क्या किया, स्ट्रक्चरली इम्पेयर कर दिया, जिसकी वजह से पेन तो हुआ और रेंज ऑफ मोशन भी बहुत लिमिटेड हो गई, ठीक है। पोस्चरल में क्या हुआ, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं हुई, बट क्योंकि आपका पोस्चर ही इतना खराब था कि उसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स हैं, जो स्पाइन है, उसके ऊपर अनइवन तरीके से लोडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। और अगर आप ये ज्यादा करके देर तक ऐसे इस गंदे पोस्चर में रहोगे तो ये डीअरेंजमेंट या डिसफंक्शन सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 सिंड्रोम्स। अब आपने पेशेंट का असेसमेंट किया, अब आप ये देख लो कि पेशेंट के असेसमेंट के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही हैं, उस हिसाब से आप अपने पेशेंट को इनमें से किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज कर दो, डाल दो, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आता है वो है हमारा स्टेप 3, दैट इज ट्रीटमेंट। So physical therapists who are trained in McKenzie method will prescribe exercises in association with the centralization phenomena। ये हमने बच्चों स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमारी जो भी एक्सरसाइजेस हम देंगे पेशेंट को वो किस चीज की तरफ टारगेट करेंगी, सेंट्रलाइजेशन फिनोमेना की तरफ टारगेट करेंगी, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस होंगी, ओवर द डायरेक्शनल प्रेफरेंस, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, स्पाइनल एक्सटेंशन। बट ऐसा नहीं है एवरी केस इज ऑफ स्पाइनल एक्सटेंशन, ज्यादातर केस स्पाइनल एक्सटेंशन के होते हैं। अब क्राइटेरिया फॉर एस्टैब्लिशिंग डायरेक्शनल प्रेफरेंस, यानी कि अब मुझे डायरेक्शनल प्रेफरेंस अपना एस्टैब्लिश करना है, मुझे क्या पता कि फ्लेक्शन कराने से ही या एक्सटेंशन कराने से ही इसका पेन कम हो रहा है। एक तो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं असेसमेंट के टाइम पे, और ये कुछ 3 मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनको भी आप देख सकते हो कि इनमें इंप्रूवमेंट हो रही है, मतलब कि आपकी वो डायरेक्शनल प्रेफरेंस है। सो इम्प्रूवमेंट इन रेस्टिंग पेन और पेन विथ एक्टिव, पैसिव और रेजिस्टेंट मूवमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 2/10 ऑफ NPRS,
NPRS इज न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल। या फिर रेंज ऑफ मोशन इंप्रूवमेंट इक्वल टू और मोर देन 50% हुई है। या फिर improvement in ability to perform functional task by 50% or reduction in associated pain while performing the functional task by greater than or equal to 2/10 NPRS। तो इसको हम क्राइटेरिया से जज कर लेते हैं कि ये हमारी डायरेक्शनल प्रेफरेंस है। सो बेसिकली देखो मोटे मोटे तौर पे क्या बात है, वो एक्सरसाइज आपको करानी है जो कि सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करे। अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रही है? बाय डायरेक्शनल प्रेफरेंस। आप पेशेंट की डायरेक्शनल प्रेफरेंस फाइंड करोगे और उस हिसाब से आप उसको फॉलो करोगे। अब देखो डीअरेंजमेंट सिंड्रोम है तो उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? रिपीटेड मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शनल प्रेफरेंस दोगे आप, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स और मैकेनिकल प्रेजेंटेशन। मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करवाओगे तो उसका पेन जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्शनल वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। तो उस डायरेक्शन में आपको पेशेंट को एक्सरसाइजेज या मोशन नहीं करवाना है। डिसफंक्शन सिंड्रोम में प्रोग्रेसिव टिश्यू लोडिंग टू रिमॉडल द आर्टिकुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। पोस्चरल सिंड्रोम में आपको पेशेंट को ना एजुकेट करना है कि आप ये गंदा सा पोस्चर छोड़ दो, ठीक है। बेसिकली आपको उनको पोस्चर के बारे में अवेयर करना है उनके। तो इनकी जो बच्चों डोजिंग होती है या फिर अलग अलग तरीके की जो एक्सरसाइजेज होती है वो डिपेंड करती है ऑन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो क्योंकि पेशेंट आपके पास एक तरीके का नहीं आएगा, पेशेंट आपके पास बहुत तरीके से आ सकता है अलग अलग पेन प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप हर चीज को क्लैरिफाई कर पाओ, हर चीज को अच्छे से बता पाओ, क्योंकि ये ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बच्चों। यहाँ पे ना आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं मैकेंजी के द्वारा कि ये आपको कुछ स्टैंडर्ड्स है मैकेंजी के, ये फॉलो करने हैं। उस हिसाब से आपको अपने पेशेंट को ट्रीट करना है, उस हिसाब से आपको अपने पेशेंट को एक्सरसाइजेस बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि इट इज हाईली 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 वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपको अपना खुद के कॉमन सेंस यूज करने हैं। आप देखो समरी दे देती हूँ मैं आपको पूरी इसकी। डीअरेंजमेंट, डिसफंक्शन, पोस्चरल, 3 सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री की भी बात करिए मैंने यहाँ पे असेसमेंट से लेकर ट्रीटमेंट तक। डीअरेंजमेंट है वो किस एज में होता है? यूजुअली 20 to 55। डिसफंक्शन होगा ओल्डर देन 30 एक्सेप्ट फॉलोइंग ट्रॉमा और डीअरेंजमेंट। पोस्चरल यंगर देन 30 को होगा। कॉन्स्टेंसी, जो पेन है डीअरेंजमेंट में वो कांस्टेंट या इंटरमिटेंट रहेगा, डिसफंक्शन पोस्चरल में इंटरमिटेंट होता रहेगा। लोकेशन की बात करें तो डीअरेंजमेंट में लोकल होगा या रेफर्ड होगा, बाकी दो में लोकल ही रहता है। ऑनसेट की बात करें तो डीअरेंजमेंट में पेन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता है या फिर ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है, वेयर एज डिसफंक्शन और पोस्चरल में वो ग्रेजुअल रहता है। हिस्ट्री की बात करें तो डीअरेंजमेंट में जो हिस्ट्री है इट इज ऑफन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग पोजीशंस और रेपिटेटिव मूवमेंट्स। डिसफंक्शन में देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। पोस्चरल के अंदर देयर इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बहुत ज्यादा टेबल चेयर पे बैठते हो, चेयर आपकी अच्छी नहीं, आप बिल्कुल स्लाउच पोजीशन में होके बैठते हो, तो बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। डाययूरिनल वेरिएशन की बात करें तो एएम पीएम के टाइम पे डीअरेंजमेंट इज वर्स। डिसफंक्शन जो है उसमें कोई डायरोनल साइकिल नहीं शो करता वो पेन। पोस्चरल जो है वो दिन के खत्म होते होते आपका बढ़ जाता है। एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूंगी या फिर असेसमेंट की बात करूं तो डीअरेंजमेंट में आपको एक्यूट डिफॉर्मिटी दिख सकती है। मूवमेंट के दौरान आपको पेन फील होगा पेशेंट को, ठीक है। पेन जो है वो अपनी लोकेशन और इंटेंसिटी चेंज करता रहता है। पेन या तो सेंट्रलाइज होगा या फिर पेरिफेरलाइज होगा, या तो सिर्फ स्पाइन में ही होगा, कमर में या गर्दन में, या फिर वो हाथ पैरों में भी जाएगा। पेशेंट रिमेन्स बेटर और वर्स एज अ रिजल्ट। रैपिड चेंज इन पेन एंड रेंज ऑफ मोशन। डिसफंक्शन की अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो जो पेन है वो आपको हमेशा एंड रेंज ऑफ मोशन पे ही फील होगा, बीच में फील नहीं होगा। पेन स्टॉप्स शॉर्टली आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेच, जैसे ही हाथ नीचे आया पेन गायब हो जाएगा। पेन डज नॉट चेंज लोकेशन और इंटेंसिटी, वेयर एज डीअरेंजमेंट में वो चेंज कर रहा था लोकेशन भी और इंटेंसिटी भी, डिसफंक्शन में नहीं कर रहा। पेशेंट रिमेन्स नो बेटर एंड नो वर्स एज अ रिजल्ट।
पोस्चरल की अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट डज नॉट प्रोड्यूस पेन, क्योंकि उसको ना मूवमेंट का पेन है ही नहीं, उसको तो पोस्चर का पेन है, तो मूवमेंट का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। रेंज ऑफ मोशन जो है इसमें वो अभी नॉर्मल रहेगी। सस्टेन एंड रेंज पोजीशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस लोकल पेन। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो रीअरेंजमेंट में ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, करेक्ट द डिफॉर्मिटी, repeated movements performed in the direction that centralize the pain, that is directional preference, जो कि ज्यादातर केसेस में spinal extension, correct the posture and educate the patient. Dysfunction में there are repeated movements or stretches in the direction which produces end range pain or limited motion, correct the posture and patient education. postural में तो आपको posture ही ठीक करना है पेशेंट का और उसको एजुकेट करना है। अब बच्चों गोल्स क्या है मैकेंजी टेक्निक के, कि सबसे पहले तो आपको ना पेशेंट के बिहेवियर को, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। डिटरमाइन द इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान, जो कि पेशेंट अच्छे से फॉलो कर पाए, ठीक है। एलिमिनेट सिम्टम्स एंड रिस्टोर फुल फंक्शन, आपको सारे पेशेंट के सिम्टम्स खत्म करने हैं और उसको उसके नॉर्मल डेली लाइफ के जो फंक्शनिंग है उस पर वापस लाना है। पेशेंट को आपको एम्पावर करना है फॉर सेल्फ ट्रीट्स एंड प्रिवेंट रेकरेंस, ताकि बार बार ये दर्द या चीज ना हो। हेल्प इन्फॉर्म पेशेंट्स इफ अदर मेडिकल एडवाइस और टेस्टिंग इज नीडेड, ठीक है। इंडिकेशंस क्या रहेंगी इसकी, नॉन स्पेसिफिकल मैकेनिकल लो बैक पेन, रिकरेंट लो बैक पेन, एम्पावर सॉरी यहाँ पे ये दो रिपीट हो गए हैं, बट कोई भी ऐसी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस जो कि एक्यूट या सब एक्यूट स्टेज पे हो, वहां पे आप उसको मैकेंजी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे बच्चों इसके, सर्जरी हो गया, स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया, कोई रीसेंट ट्रॉमा हुआ है बहुत अभी, या फिर कोई स्पाइनल इंस्टेबिलिटी है सिवियर, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, तो इन सारी जगहों पे आप मैकेंजी टेक्निक नहीं देते हो। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द मैकेंजी टेक्निक। ये वो सारे रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है। तो आई थिंक ये वीडियो देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैकेंजी का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और कैसे हम पेशेंट को देखते हैं थ्रू दी मैकेंजी मेथड। थैंक यू।